हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 का जो हमारा कोर्स नंबर 302 है उसके थर्ड सेम के यूनिट 3 के नोट्स को डिस्कस आउट करेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें इवेलुएशन। तो इवेलुएशन क्या होता है? तो जब भी कोई टीचर किसी बच्चे की ग्रोथ को जज करता है या उसके डेवलपमेंट को जज करता है या वो देखना चाहता है कि उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आई हैं या बच्चा कैसे क्लास में प्रोग्रेस कर रहा है, क्या जो उसने पढ़ाया है उसकी क्या एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस है क्लास में, वो सबको जज करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? इवेलुएशन। ठीक है। तो इवेलुएशन क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग एंड लर्निंग का। ठीक है। बेसिकली इवेलुएशन क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि लर्नर ने क्या सीखा और टीचर ने क्या पढ़ाया। ठीक है। इवेलुएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट के, कॉग्निटिव एरिया में भी, नॉन कॉग्निटिव एरिया में भी। ठीक है। और फिर उस बच्चे को हम जज करते हैं और फॉर्म्ड और डिसीजंस मेक करते हैं। ठीक है। फाइनली डिसीजन मेक करते हैं कि बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस या इवेलुएशन कैसी रही। तो जो इवेलुएशन है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एक जो इंक्लूड करती है, जिसमें हम टेस्टिंग और मेजरमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देखते हैं प्यूपल के बिहेवियर की, और इसमें हम एक क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें हम उसकी वर्थ और डिजायरेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर को मेजर करते हैं या असेस करते हैं। तो यहाँ पे दो एक फॉर्मूलाज हैं हमारी इवेल्युएशन को लेके, जहाँ पे यह इवेल्युएशन इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्यूपल जो मेजरेबल होती है प्लस वैल्यू जजमेंट, और या फिर क्वालिटेटिव जो नॉन मेजरेबल होती है प्लस वैल्यू जजमेंट। तो बेसिकली अगर किसी को हम जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर और देयर प्रोग्रेस, और उसकी क्या ग्रोथ रही, उसकी क्या डेवलपमेंट रही, अगर हम स्टूडेंट को जज कर रहे हैं तो वो भी एक इवेल्युएशन है। और अगर हम टीचर को जज कर रहे हैं कि भाई वो जो पढ़ा रही है क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है, क्या उसके पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं है, वो भी एक इवेल्युएशन है। तो आई होप आप सबको समझ आया हो इवेल्युएशन क्या है। अब इवेल्युएशन करने के बहुत सारे कारण होते हैं। देखो, एक कारण ये है कि आपको इवेल्युएशन बताती है कि जो स्टूडेंट है वो जो लर्न कर रहा है उसका क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ये आपको हेल्प करती है क्लैरिफाई करने में कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ठीक है। स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं या उन्होंने क्या सीखा है। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है फीडबैक ऑन अ स्टूडेंट प्रोग्रेस। आपको फीडबैक ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस आपको देती है, आपको बताती है कि स्टूडेंट किस एरिया में वीक है या क्या उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। दूसरा, ये इवेल्युएशन हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने में रेमेडियल क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको या गैप आ रहे हैं उन चीज़ों को जज करने में। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर एनरिचमेंट ऑफ द स्टूडेंट हु आर इन अ गुड प्रोग्रेस। ठीक है। उनको हम और कैसे एनरिच करें, या वो कौन से स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट थिंग है, ये मोटिवेट करती है स्टूडेंट को। जो इवेल्युएशन, जब बच्चा अच्छा पार्ट कर रहा होता है तो वो खुद को मोटिवेट होता है और लर्निंग में और अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एक ये हेल्दी कंपटीशन भी कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। अगर बच्चों को इवेल्युएट करते हैं हम तो बच्चे के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट होता है कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इवेल्युएशन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को भी इंक्लूड करती है, जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को पेरेंट के साथ भी डिस्कस आउट किया जाता है ताकि वो भी उनकी हेल्प कर सकें। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ टीचर, जो इवेल्युएशन होती है वो टीचर की अकाउंटेबिलिटी को भी जज करती है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर की टीचिंग मेथड अच्छे हैं या नहीं। इस चीज़ को भी इवेल्युएशन हेल्प आउट करती है इवेल्युएट करने में। फीडबैक फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये फीडबैक देती है टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसको गाइड करती है कि उसको कहाँ कहाँ अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज और मटेरियल को इम्प्रूव करना है। ठीक है। जब रीन्यू करना होता है हमें करिकुलम, यहाँ करिकुलम में किस चीज़ की अब रिवीजन की ज़रूरत है, ये चीज़ें जज करने में भी इवेल्युएशन काम आती है। असेसमेंट ऑफ अ नॉन कॉग्निटिव कैपेसिटी, इवेल्युएशन हमारी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी जज करती है, जैसे कि बच्चा सोशली कैसा है, इमोशनली कैसा है, डिसिप्लिन वाइज कैसा है। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट इंटरेस्ट, कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्या उसके एटीट्यूड है, क्या वो करना चाहता है, इन सारी चीज़ों को भी इवेल्युएट करने में, जानने में इवेल्युएशन हेल्प करती है। ठीक है। और इवेल्युएशन क्या हेल्प करती है, इवेल्युएशन
इवैल्यूएशन हेल्प करती है आपको किसी दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए, आपको इवैल्यूएशन हेल्प करती है आपके पेपर चेकिंग में, इवैल्यूएशन आपकी हेल्प करती है आपको ग्रेडिंग देने में, इवैल्यूएशन आपकी हेल्प करती है आपको कहीं एडमिशन्स लेने में, इवैल्यूएशन आपकी हेल्प करती है कोई स्कॉलरशिप टेस्ट पास करने में, ठीक है। तो ये बहुत सारी तरीके होती हैं जिसमें इवैल्यूएशन काम आती है। द नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। कौन कौन सी टाइप की इवैल्यूएशन होती है, तो इसमें हमारे सिलेबस में दो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, एक सबमिटिव और एक फॉर्मेटिव। तो पहले सबमिटिव पढ़ते हैं, सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या होती है। तो बेसिकली सबमिटिव इवैल्यूएशन एक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, ठीक है। ये कब की जाती है, एंड ऑफ द कोर्स की जाती है, या एंड ऑफ द टर्म की जाती है, एंड ऑफ द प्रोग्राम की जाती है जो वो टीच कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मल टेस्टिंग होती है प्यूपल की अचीवमेंट की। ये हम या फिर एनुअल एग्जामिनेशन के टाइम करते हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के टाइम करते हैं, स्कूल में या पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो इस तरह की जो एग्जामिनेशंस में जब हम बच्चों को जज करते हैं, जो एनुअल एग्जामिनेशन में या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, उनको हम बोलते हैं सबमिटिव, क्या बोलते हैं, सबमिटिव इवैल्यूएशन, जो या टर्म एंड पे हो या फिर पूरे सेशन एंड पे हो। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है इस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन का, कि बच्चे को ग्रेड देना, बच्चे को रैंक देना, बच्चे को क्लासीफाई करना कि वो कौन से ग्रुप में आता है, कंपेयर करवाना कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है, प्रमोट करना उसको न्यू क्लास में, ठीक है। इसका और पर्पस होता है कि बच्चे को सर्टिफिकेशन भी दिलवाना, ठीक है। अगर किसी कंपटीशन में है तो कंपटीशन एंड पे आपको जो सर्टिफिकेशन मिलती है, अगर कंपटीशन में आप पार्ट कर रहे हो उसमें 5 राउंड है, तो लास्ट राउंड के बाद जो आपको इवैल्यूएशन मिलेगी तो वो सबमिटिव इवैल्यूएशन होगी और वो आपको एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या करती है, सिलेक्ट करती है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स के लिए फॉर एडमिशन ऑन द पर्टिकुलर कोर्सेज। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट इन देयर फ्यूचर कोर्सेज एंड ऑल्सो मेड ऑन इट्स बेसिस, ठीक है। इसी बेसिस पे हमें पता लगता है कि भाई अब बच्चे आगे जाके और कैसा परफॉर्म करेगा। अब इसकी बहुत सारी क्या कहते हैं एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि असेसमेंट ऑफ अ मास्टरी है, बेसिकली जो ये मेज़र करती है स्टूडेंट की ओवरऑल अचीवमेंट को, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जो एंड ऑफ द यूनिट या कोर्स या फिर एकेडमिक पीरियड, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज ये आपको एक फॉर्मल असेसमेंट देती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का फॉर ग्रेडिंग, रैंकिंग और सर्टिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, ये असेस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, करिकुलम डिज़ाइन कैसा रहा, एजुकेशन पॉलिसी कैसी रही, टीचर का पढ़ाना कैसे रहा, ये सब भी ये इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा ये ऑफर करता है एक बेंचमार्क, जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिफरेंट क्लासेस में, उसके स्कूल में, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और एक एजुकेशन को आगे प्लान आउट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं इसी बेसिस के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे हम स्टूडेंट के बारे में फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं उसके पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, पॉलिसी मेकर को, ताकि हमें पता लगे कि स्टूडेंट की अचीवमेंट और एजुकेशनल आउटकम कैसे चल रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ रिसोर्सेज में चेंजेस लेके आनी है। मूविंग टू वर्ड, अब हमारे पास है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दूसरे हाथ ये होती है, या ऑन द अदर हैंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हमारा ये मतलब है कि ये इनबिल्ट प्रोसेस होता है टीचिंग और लर्निंग का, पहली बात तो, ठीक है। ये ना हम ऑनगोइंग चलता रहता है पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डन हो किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द स्टूडेंट लर्निंग। किस लिए किया जाता है, कि ताकि स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। इसका पर्पस होता है बेसिकली इवेल्युएट करना। इस इवैल्यूएशन का पर्पस होता है बेसिकली फीडबैक देना स्टूडेंट को रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेस, और उसके लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करना, उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढना, ठीक है। और टीचर के लिए कि किस बच्चे को रेमेडियल प्रोग्राम की ज़रूरत है, उस चीज़ को भी ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही फाइंड आउट करती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली क्या करती है, टीचर को भी फीडबैक देती है रिगार्डिंग उसके टीचिंग मेथड के बारे में, ठीक है, कि उसको उनको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ये भी एक क्लू प्रोवाइड करती है कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स कंटेंट और टीचिंग मटेरियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ यूनिट, ठीक है। द टीचर जो इवेल्युएट करता है कंटेंट टॉट वाज अप्रोप्रिएट फॉर द लेवल और वेदर द टेक्स्ट बुक हैड डील विद द कंटेंट इन अ अप्रोप्रिएट मैनर विद द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। उसने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाया, क्या सारे ऑब्जेक्टिव को कवर अप किया, क्या जिस तरह से उसने पढ़ाया वो बच्चे को समझ आई या नहीं आई, या बच्चे ने लास्ट एक यूनिट पढ़ने के बाद कैसा समझा उसको, या कैसे मार्क्स किए, क्या बच्चे ने उसको पढ़ा अच्छे से या नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में देखते हैं। बेसिकली आपके क्लास टेस्ट होना, आपके यूनिट टेस्ट होना इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, बट आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाना, अगर एक टर्म का खत्म होना और फाइनल का खत्म होना इज
आपका क्या है, समिटिव एग्जाम है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है वो कंटिन्यूसली होती है थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। इट कैन बी डन बाय द मीन्स ऑफ अ यूनिट टेस्ट और एज अ इनफॉर्मल क्लासेस टेस्ट। तो ये मैं आपको बोल चुकी हूँ। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये आपको टाइमली फीडबैक देती है अबाउट द स्टूडेंट इंप्रूवमेंट और आपके लर्निंग प्रोसेसेस पे। ये आपको एक्सपोर्ट करती है लर्निंग को, आपको आइडेंटिफाई पता लगता है इससे कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और आपको किस एरिया में इम्प्रूव आउट करना है अपने टीचिंग मेथड को, ठीक है। ये इनफॉर्मल नेचर है, तो ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, मोर कंटिन्यूस होती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है स्टूडेंट पे और बच्चा सेल्फ असेसमेंट से भी खुद को रिफ्लेक्ट कर सकता है कि कहाँ उसको इम्प्रूव आउट करना है। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, ये टीचर को अलो करती है कि बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाए, उसके गैप्स को दूर करे, उसको रेमेडियल क्लासेस दे अगर उसको नीड है। और ये टीचर की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव आउट करती है, करिकुलर की इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एजुकेशन में होता है कि असेसमेंट करना प्रोसेस इज रेफर्स टू द असेसमेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी स्किल क्या है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया में या फिर डोमेन में, ठीक है। ये जो टेस्ट होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं एडुकेटर को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द स्टूडेंट, ठीक है, कि स्टूडेंट की नीड क्या है और आपका जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है उसको आपको कैसे इंप्रूव करना है और कैसे आपको उसको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या करती है, कवर अप करती है एकेडमिक सब्जेक्ट को, जैसे उसका मैथ, उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग, उसकी साइंस, उसकी लैंग्वेज, उसकी आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स को ये कवर अप करती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, वो डिज़ाइन की जाती है स्टडी करने के लिए नेचर ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, नेचर ऑफ अ स्टूडेंट डिफिकल्टीज जो वो स्पेस कर रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर में। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि उसको किस एरिया में स्ट्रगल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें हेल्प करती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग डिटरमाइन करने में कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, परफॉर्म वो कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। हम इसमें असेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस और एडुकेटर उसको क्या करता है, उस चेक करता है कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट अप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो अलो करती है डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट डिफिकल्टीज इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ अ सब्जेक्ट, ताकि पता लगे कि वो अंडरस्टैंडिंग जाने हेल्पर कि वो एडुकेटेड टारगेट interventions effectively, ठीक है। दिस ग्रेनुअल अंडरस्टैंड हेल्प्स एडुकेटर टारगेट इंटरवेंशंस इफेक्टिवली। नेक्स्ट थिंग इज रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर द रेमेडिएशन। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हेल्प करती है ये जानने के लिए कि बच्चे की वीकनेस क्या है, कहाँ पे उसको रेमेडियल टीचिंग की नीड है, क्या हम उसका फोकस है, क्या हम उसको कहाँ और इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्या उसकी ओवरकम कैसे की जाएंगी वो डिफिकल्टीज, ठीक है। अब टेक्निक्स फॉर डायग्नोसिस ये है कि वेरियस टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम उसके डेली वर्क से हम उसको जज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एनालिसिस या ओरल रिटन रिस्पॉन्सेज से उसको जज कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिव एनालिटिक्स से जज कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, बच्चे के ग्रुप में बात कर सकते हैं, लेबोरेटरी प्रोसीजर या जो लैब वर्क होता है उसके बेसिस पे भी बच्चों को हम जज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? तो रेमेडियल टीचिंग एक फॉर्म ऑफ अ टीचिंग है जहाँ पे एम ये होता है हमारा बेसिकली कि जो स्टूडेंट है जो किसी चीज़ में स्ट्रगल आउट कर रहा है एकेडमिकली और अपने जैसे और जो अपनी क्लास के बच्चों हैं उनके साथ कैच नहीं कर पा रहा, तो हम उसको कैच करवाएं, ठीक है, हम भी उसको उस बच्चे को उस लेवल पे लेके जाएं। ये इन्वॉल्व करता है कि हम स्टूडेंट को एडिशनल इंस्ट्रक्शन या एडिशनल सपोर्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ताकि उस बच्चे को भी हम बाकी अच्छे बच्चे के एक लेवल का पहुंचा सकें और बाकी बच्चों के लेवल का पहुंचा सकें। रेमेडियल टीचिंग क्या करती है, कवर करती है बड़े सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे कि मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गई, रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, डिपेंडिंग कि बच्चे को किस एरिया में इंप्रूवमेंट है। मे बी एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, हिंदी में बहुत अच्छा हो, बट उसका मैथ्स बहुत वीक हो। अब हम चाहते हैं कि उसका मैथ्स भी इम्प्रूव हो, वो बच्चा मैथ में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो हमें उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये पता लगा कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, देन वी विल जज कि उसको किस एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू द एरियाज जिसमें वो डिफ़िकल्टी फाइंड आउट कर रहा था, हमने उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी, एक एक्स्ट्रा इंटेंशन दी
और हमने उस बच्चे को उस एरिया में इम्प्रूव करवाया थ्रू द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व करती है अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड को, जहाँ पे हम बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, उसको पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं और हेल्प करते हैं उसका ओवरकम करने के लिए लर्निंग डिफिकल्टीज को। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे का कहाँ गैप है, ठीक है, और कैसे हमें उसको गैप को फिलअप करना है। ठीक है, हम बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट कराते हैं, हम उसको सपोर्ट देते हैं, हम उसको गाइडेंस देते हैं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करे और अच्छे से ओवरऑली अच्छे से पॉजिटिवली एटीट्यूड रखे और लर्निंग करे अपनी कंटिन्यू। नेक्स्ट थिंग इज विदाउट रेमेडियल क्लासेस स्ट्रगलिंग स्टूडेंट मे नॉट कंटिन्यू टू स्ट्रगल। ठीक है, लीडिंग टू द एकेडमिक फेलियर, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर एजुकेशनल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। अब कई बार हो सकता है कि हम उनके वो बिना रेमेडियल क्लास के वो आगे स्ट्रगल कर पाते, उनको नहीं पता लगता, वो कभी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, मे बी इस वजह से फेल हो जाते, कोई प्रॉब्लम हो जाती। बट अब हम जब उनको रेमेडियल क्लासेस देते हैं तो उनकी स्ट्रगल को हम कम करवा देते हैं। ठीक है, हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमें उनको इक्विटेबल बनाए बाकी बच्चों के हिसाब से रिगार्डिंग ऑफ देयर एकेडमिक लेवल, तो हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये रेमेडियल टीचिंग है जो वो रिकॉग्नाइज करती है एवरी स्टूडेंट हैज़ ए यूनिक लर्निंग नीड। ये नहीं है कि वो बच्चा नालायक है, उसके हर एक के अपना तरीका होता है, अपना दिमाग होता है, उसका उतना ही दिमाग है, उसका उतना ही इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, बट हम उसको इम्प्रूव कराते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स। ठीक है, और ये बिल्डिंग करता है री के थ्रू, हम उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके नॉलेज को और उसकी एबिलिटीज को। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल टेस्ट। क्या होता है? तो आप सबको पता है ओरल टेस्ट एक असेसमेंट है जो वर्बली कंडक्ट की जाती है, जहाँ पे बच्चा जवाब देता है क्वेश्चंस जो किसने पूछे होते हैं, इंस्ट्रक्टर ने या टीचर ने। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर परफॉर्म करता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है और बच्चा उसका बोलकर जवाब देता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए और बच्चा उसको ओरली करके बताता है या फिर उसको डेमोस्ट्रेट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को और स्किल को थ्रू द स्पीच। अपनी स्पीच से इन चीज़ों को बताता है कि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसका एटीट्यूड, उसकी नॉलेज कैसी है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि एक तो इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है क्योंकि हम आमने सामने होते हैं, बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हैं, उसी टाइम इंस्टेंटली फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट ये है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म ट्रेल्ड क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इसको जज किया जाता है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, ये नहीं है कि बच्चा जवाब नहीं देगा या चुप करके बैठ के लिखता रहेगा या रट्टा मार लेगा। यहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिस्कशंस में और ये फ्लेक्सिबल होता है विद अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिट में इसको इंक्लूड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये इन्फ्लुएंस बाय द इंस्ट्रक्टर बायस में भी, अब जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चे के साथ बायस हो, अब किसी टीचर की उस क्लास के बच्चे के साथ नहीं बनती है। अब वो जब उसके सामने बैठेगा उसको पता है कि मैं किसका टेस्ट ले रहा हूँ, ये क्या आंसर दे रहा है, वो नहीं देना चाहे इसको नंबर तो नहीं देगा। दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जहाँ पे 15 मिनट में सारी क्लास एक पेपर में आंसर लिख के दे सकती थी, वहाँ पे 15 मिनट में सिर्फ 5 से 10 बच्चे ही पेपर दे पाएंगे क्योंकि हम ओरली सबको सुन रहे हैं और सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है एंजाइटी इंड्यूसिंग। कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं किसी के सामने बोलने से, तो उनको एंजाइटी प्रॉब्लम्स या नर्वस फीलिंग होने लगती है। ठीक है, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब ओरल असेसमेंट को हम या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई प्रूफ तो रख नहीं सकते लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना, सवाई रिकॉर्डिंग के, तो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन रखना लिमिटेड हो जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन, अब मे बी अनइंटेंशनली फोकस ऑन अ सर्टेन स्टूडेंट टॉपिक लीडिंग टू द अनफेयर असेसमेंट। क्या पता किसी बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन पूछ ली जाए, किसी बच्चे को आसान क्वेश्चन पूछ ली जाए, या हो सकता है कि सभी बच्चों को अगर सेम क्वेश्चन पूछे जाए तो जो पहला बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा आंसर एग्जैक्टली, पर जो दूसरा आएगा वो पहले से पूछ के आएगा भाई तुझसे क्या पूछा था, और लास्ट वाला बच्चा तो उसको तो क्वेश्चन तब तक रट चुके होंगे, तो मे बी अगर उसको कुछ उस पॉइंट पे नहीं भी आता था तो वो 2 क्वेश्चन रट के ही अच्छा स्कोर कर जाएगा, चाहे वो बच्चा अच्छा हो या ना हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये अनफेयर असेसमेंट मीन भी है। नेक्स्ट इज क्विजेस। क्या होते हैं क्विजेस? एक शॉर्ट असेसमेंट होती है जहाँ पे हम कवर करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या यूनिट को, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये इवेलुएट करती है स्टूडेंट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कि उसने जो लर्न किया है मटेरियल उसको ब्रीफली वो कैसे इवेलुएट करें या उसने क्या सीखा है। क्विज किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हो सकता है और मैचिंग एक्सरसाइज में भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए काम आता है जहाँ पे हम बच्चे का इमीडिएटली फीडबैक या टाइम टू टाइम फीडबैक के लिए ऐसी तरह की चीजें करवाते हैं।
इसकी एडवांटेज ये है कि ऑनगोइंग फीडबैक दे देता है स्टूडेंट का। यहाँ पे हम क्विकली बच्चे को असेस कर लेते हैं। यहाँ पे एनकरेज करते हैं हम रेगुलर रिव्यू और एंगेजमेंट विदाउट सिग्निफिकेंट प्रेशर, ठीक है। और ये रीइंफोर्स करता है लर्निंग बाय रिक्वायरिंग अ स्टूडेंट टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन शॉर्टली। कुछ बड़ा रट्टा मार के आने की जरूरत नहीं है, अगर उसको छोटी छोटी चीज़ें भी पता है और बच्चे की डीपली अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये जानने के लिए हम ऐसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बड़े वाइड रेंजेस ऑफ टॉपिक को हम इसमें कवर अप कर लेते हैं। अब क्या होता है डिसएडवांटेज, अब इसमें लिमिटेड डेप्थ होती है, सिर्फ उसने एक जस्ट पॉइंट का आंसर लिखा होता है। अब इसमें हम नहीं जज कर सकते बच्चे की स्पेलिंग कैसी है, उसकी ग्रामर कैसी है, क्योंकि उसने टिक क्रॉस ही किया होता है, ठीक है। इसमें चीटिंग करना आसान हो जाता है। मेमोराइजेशन, अब बच्चा रट्टा मार के भी आ सकता है, ठीक है, तो वो उसकी याद करने की शक्ति धीरे धीरे इसमें कम हो सकती है। टाइम कंस्ट्रेंट, तो लिमिटेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन में लेड टू द रस्ट ऑफ आंसर। अब जैसे मान लो कि 15 से 20 क्वेश्चन है और सिर्फ आपके पास 5 मिनट है करने को, तो आपके पास टाइम कम है बट क्वेश्चन ज़्यादा है, चाहे वो टिक क्रॉस करने वाले भी हैं, मे भी आप जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं गलत करके आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एज अ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज एसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को लिख के रिस्पॉन्स करना होता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चा अपनी मर्जी अपने मन के आंसर लिख सकता है। आंसर सही होनी चाहिए, यानी कुछ कहानी लिख के आ जाना, बट मतलब अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पे लिख सकता है, एनालाइज करा सकता है, सिंथेसाइज करा सकता है इन्फॉर्मेशन को। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो वहाँ पे प्री डिटरमाइंड करेक्ट आंसर्स होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। वो अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने आर्ग्यूमेंट को रिटन फॉर्म में मेंशन आउट करता है, ठीक है। और ये टिपिकली बच्चों का डेमोस्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसकी मास्टरी कितनी है सब्जेक्ट में, उसकी ग्रामर कैसी है, उसकी स्पेलिंग कैसी है, इन सब चीज़ों को अच्छे से चेकआउट करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है कि बच्चा क्रिटिकली थिंक करता है। दूसरा क्या है कि ऑथेंटिक होता है, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होते हैं बच्चा उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन देता है। ये है फ्लेक्सिबल, वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक आप इसमें कवर कर सकते हो, हायर ऑर्डरिंग थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड ऑन कर सकते हो। ये एनकरेज करता है स्टूडेंट को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में लिए आंसर में, और ठीक है इसमें हम बच्चे को उसके थॉट प्रोसेस को, उसके अंडरस्टैंडिंग को भी जज कर सकते हैं। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज, अब क्या है ये इवेल्युएशन में वेरी बिटवीन इंस्ट्रक्टर में बी इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल बायस। अब पर्सनल बायस होगा तो मे बी नंबर ना दे, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ज़्यादा देर बैठ के लिखना पड़ेगा, लंबा पेपर होगा, ठीक है। दूसरा है इनकम्प्लीट आंसर, मे बी टाइम के कारण या उसको अब उसकी थॉट प्रोसेस नहीं है या उसके पास वर्ड नहीं है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या पता वो क्वेश्चन लिखे ही ना या आधा छोड़ जाए, ठीक है। लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन, डिफिकल्टी टू इंश्योर दैट कि ग्रेडिंग कैसे करनी है या इंस्ट्रक्टर को कैसे देनी है, क्या उसने कहीं से देख के तो नहीं लिखा, क्या वो रट्टा मार के तो नहीं आया था, ये सारी हमारी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होती हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट डिसेबल होते हैं, जिन्हें लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ऐसे पेपर को कर पाना और भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो प्री डिफाइंड जिनके करेक्ट आंसर होते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर ट्रू फॉल्स या मैच द क्वेश्चन। इस टेस्ट में क्या होता है, स्टूडेंट को करेक्ट आंसर को चूज करना होता है फ्रॉम द सेट ऑफ ऑप्शन जो इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड कर रखे होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या करते हैं, असेस करते हैं स्पेसिफिक नॉलेज को या फिर स्किल की एक स्टैंडर्डाइज्ड और एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। तो ये समेटिव असेसमेंट में भी बच्चे को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्लियरली राइट आंसर या रॉन्ग आंसर पे ही वर्कआउट करता है, या तो क्वेश्चन सही हो जाएगा तो या फिर गलत हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे क्विकली हम बच्चे को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, उसके ग्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि वैल्यूएशन इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी डिफरेंट इंस्ट्रक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर में। इसमें क्या है, हम वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं कुछ छोटे से टाइम के बीच में। मिनिमम सब्जेक्टिविटी, आंसर या तो करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा, तो पोटेंशियल फॉर द बायस इन ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग में बायस करना थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियरली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं इसमें हम, ठीक है, परफॉर्मेंस एरिया पे। और नेक्स्ट थिंग इज अ डिसएडवांटेज, ये लिमिटेड डेप्थ में क्वेश्चन नहीं होगा तो हम बच्चे को अच्छे से उसकी थिंकिंग, उसके आइडियाज़ को जज नहीं कर सकते। मे बी बच्चे का गेस वर्क काम आ जाए और उसकी वजह से उसका आंसर ठीक हो जाए, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन असेसिंग द कॉम्प्लेक्स स्किल, अब जो कॉम्प्लेक्स स्किल होगी जैसे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या उसकी क्रिएटिविटी, उसमें हम इसको जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मे बी हो सकता है कि वो किसी से पूछ के लिख रहा हो, ठीक है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग उसको मटेरियल की है या नहीं है, ये हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट को अलो नहीं कर पाता कि डेमोस्ट्रेट करे वो अपने थॉट प्रोसेस को, तो ये भी उसके एक डिसएडवांटेज है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, 302 का, सेमेस्टर 3 का, जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड का। सो बाकी यूनिट्स की मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।